Hello everyone, I am Sudhani Nania, your special educator. So today I am going to present a new topic which is intellectual disability, and intellectual disability is one of the 21 disability included under the RPWD Act. And आपको पता है कि हमारे RPWD एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। उन 21 डिसेबिलिटीज़ में से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक है। ठीक है, उससे पहले जो PWD एक्ट था उसमें हमारे जो डिसेबिलिटी थी 7 डिसेबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, IQ फॉर्मूला, क्लासिफिकेशंस एंड साइन एंड सिम्टम्स. Let's start. The very first one is mental retardation and intellectual disability. Both the word are same. There is a no difference. As we know कि 2010 से पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ही मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे। उसके बाद से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम इसका सब जानने लगे। 2010 के बाद इसका नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रखने की वजह क्या थी कि मेंटल जो रिटार्डेशन नाम था वो कहीं ना कहीं प्रोनाउंस किया जाता था एक नेगेटिव वे में, और ये एक आउटडेटेड वर्ड था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स में वो एक हीन भावना आती थी। तो इसी वजह से इसको 2010 में चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड रख दिया गया। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? ये एक कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है? ब्रेन के सेल्स के डैमेज होने की वजह से, या फिर कुछ अदर जो डेवलपमेंटल रीजंस है उनकी वजह से। ये एक कंडीशन है, ये एक डिसीज़ नहीं है। ठीक है, और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट जो एक चाइल्ड का होता है वो भी प्रभावित होता है, और वो नॉर्मल बच्चे की तरह काम नहीं कर पाता है। वो नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में स्लो तरीके से काम कर पाता है। सो नेक्स्ट इज़ ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम। तो कई बार हमें पता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसके कुछ फैक्टर्स हमें पता होता है कि किस रीज़न से जो है ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कुछ रीज़न्स होते हैं कभी पता भी नहीं होता। तो जो नॉन रीज़न्स होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं वो पता होता है, लेकिन अननोन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार आईडी की सिचुएशन बच्चे में हो जाती है। तो ये एक कंडीशन है जिसमें प्रॉपर जो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और इससे क्या होता है क्योंकि ब्रेन से ही सारी चीज़ें हार्मोन कंट्रोल होते हैं, तो ना केवल हम मानसिक मेंटल रूप से डेवलपमेंट प्रभावित होता है बल्कि पूरी बॉडी में फिज़िकल रूप से भी कहीं ना कहीं बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होता है, और उससे उसकी लर्निंग भी प्रभावित होती है। अब अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ये सभी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो सीवियरिटी के जो लेवल्स होते हैं वो उनको एक दूसरे से डिफरेंट कर देते हैं, जैसे प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। Now it is important to remember that intellectual disability is not a mental illness but it is a developmental condition. इसका मतलब क्या है कि जो intellectual disability है और जो mental illness है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, और जो intellectual disability है mental illness नहीं है, क्योंकि मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं क्योरेबल है जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्योरेबल नहीं है, वो एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। Now we will understand the actual meaning of intellectual disability and how we can identify that a child is intellectual disabled. तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि बच्चा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, पहले तो हमें ये पता है कि वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी, उन कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है बच्चे को उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे। हमें पता है कि ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और जब वो न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं या फिर उनका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होता तो एक बच्चा
इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकता है। अब जो 2 क्राइटेरिया है वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि जिनसे हमें पता चल सकता है एक बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। पहला होगा आईक्यू, उसका आईक्यू चेक करेंगे, और दूसरा होगा उसकी अडेप्टिव स्किल्स। अगर ये दोनों ही किसी बच्चे की जो है क्राइटेरिया में आती हैं तो वो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होगा। तो आईक्यू अगर 70 से नीचे है, ठीक है, और अडेप्टिव स्किल्स अगर उसमें 2 से भी कम है, 2 भी करने में समर्थ नहीं है या 3 करने में समर्थ नहीं है, तो फिर वो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होगा। चलो अब हम देखते हैं एक एक करके हम आईक्यू और फिर उसके बाद हम अडेप्टिव स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला यहाँ पे आईक्यू फार्मूला के लगाने के बाद ही आप लोग ये जान पाएंगे कि उसका आईक्यू 70 से अबोव है या बिलो है और उसको हमें किस कैटेगरी में डालना है। तो ये सब आईक्यू के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो इसका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अबोव एंड बिलो क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ठीक है। और आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, उसमें कितनी इंटेलिजेंसी है ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो मेंटल एज में हम वो वाली एज रखते हैं जिसके हिसाब से वो परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो उसकी एक्चुअल एज है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं जिसमें हमने एक बच्चे की मेंटल एज को 8 साल लिया है और क्रोनोलॉजिकल एज को 10 साल लिया है। जब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अबोव क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो है आंसर आया निकल कर 80, जो कि नॉर्मल रेंज में भी नहीं है क्योंकि हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो 90 अबोव 110 बिलो होती है, ठीक है। और जो बिलो होती है इंटेलेक्चुअल जिनमें ID की केस होते हैं वो 70 बिलो होते हैं। तो ये जो रेंज है 70 अबोव और 90 बिलो, इसको या तो हम लो एवरेज कैटेगरी में रखेंगे या फिर बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में रखेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो यहाँ हमने जो है लेवल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड है। तो 70 बिलो एंड 50 अबो अगर है तो माइल्ड ID बोलेंगे हम उसको, और उसमें जो सपोर्ट सर्विसेज है वो जहाँ ज़रूरत लगेगी केवल वहीं देनी होगी। और इसमें जो अडप्टिव बिहेवियर है उसमें क्या होगा कि वो अडप्टिव स्किल्स भी सीखेगा लेकिन उसको माइल्ड सपोर्ट के साथ ही वो चीज़ सीखने लायक होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली अपने जो डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है वो भी कर सकता है। एकेडमिक वहाँ प्राइमरी लेवल तक का सीख सकता है। दूसरा है मॉडरेट में 36 to 51 आ जाएगा, अप्रोक्स 35 to 50 लगाई हैं और इसमें लिमिटेड सपोर्ट के साथ हम उसको काफ़ी चीज़ सिखा सकते हैं। मॉडरेट लिमिटेशंस होती है इसमें अडप्टिव स्किल्स की, और जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसको मॉडरेट सपोर्ट के साथ हम सिखा सकते हैं। तीसरा है सीवियर में क्या होगा कि उसको जो मॉडरेट में हम सर्विसेज दे रहे थे उससे कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा देनी होती है, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज भी हमें बढ़ानी पड़ती है। और जो प्रोफाउंड आता है तो वहाँ वो हर जगह हमें उसको सपोर्ट सर्विसेज देनी पड़ती है। तो इसमें हमने देख लिया चारों कैटेगरी में जैसे जैसे लेवल अप होता चला जाएगा सपोर्ट सर्विसेज कम होती चली जाएंगी, और प्रोफाउंड ID का बच्चा है तो वहाँ पर सपोर्ट सर्विसेज सबसे ज़्यादा, और माइल्ड ID का बच्चा है तो वहाँ सपोर्ट सर्विसेज सबसे कम देने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। तो इसमें जो पहला है वो होगा डिलेड डेवलपमेंट। तो जैसे बच्चा नॉर्मल होता है तो वो अपने एज के अकॉर्डिंग चलना भी सीखता है, बोलना सीखता है, और सेल्फ केयर की जितनी स्किल्स होते हैं वो सब सीख लेता है। लेकिन अगर कोई डिले डेवलपमेंट वाला बच्चा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, अपनी एज के बच्चों से धीरे डेवलप करेगा, स्लो डेवलपमेंट होगा उसका। जैसे वॉकिंग, टॉकिंग एंड सेल्फ केयर स्किल्स देर से डेवलप होती है सारी ही, ठीक है। सेकंड है लो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें कि बच्चा जो है डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को नई चीज़ें सीखने में, ठीक
ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग प्रॉब्लम। लर्निंग प्रॉब्लम जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स या सीखने में प्रॉब्लम होती है। जो एक बच्चा सीख सकता है नॉर्मल, तो एक जो स्पेशल बच्चा होता है उसको पढ़ने में, लिखने में और जो एकेडमिक जो वर्क होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। नेक्स्ट है पुअर मेमोरी एंड अटेंशन। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें बहुत आसानी से एक तो पहले याद नहीं होती, और याद अगर होती हैं तो वो जल्दी भूल भी जाते हैं क्योंकि उनको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो जब ध्यान लगाकर वो कहीं काम ही नहीं कर सकते हैं तो उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं जो शार्पनेस आनी चाहिए वो भी कम होती है। वो उतने अच्छे से याद उस चीज़ को नहीं रख पा रहे होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी। अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा बचपन से ही वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं कि वो कम बोलने वाले होते हैं और अपनी बात हैं जो आसानी से किसी और को नहीं बोल पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद है सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। दूसरों के साथ एडजस्ट करने में भी परेशानी होती है। ठीक है, ये एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पा रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन डेली लिविंग स्किल। तो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो डेली जो रूटीन होते हैं वो काम करने में भी उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। जैसे उठना, ड्रेस पहनना, अपना खाना खाना, घूमना फिरना, ठीक है, बातें करना या फिर नहाना, ठीक है, हर एक चीज़ में उनको क्या है, हेल्प की ज़रूरत होती है। वो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स हैं उन पर वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स हों या फिर उनके जो, अगर वो स्पेशल स्कूल में है तो उनके जो एजुकेटर्स होते हैं वो उनका टेक केयर करते हैं, वो उनकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्लो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं क्योंकि उनको जो है न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं तो उनका फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो भी बाधित होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।